दोस्तों प्रणाम। दोस्तों, आज मैं अपने अनुभवों की इस श्रृंखला में किसी लपट की या आदमखोर की घटनाक्रम को न सुनाते हुए उत्तराखंड में इन दिनों वन्य जीवों का जो संघर्ष मानव के प्रति चरम सीमा पे है, उसी पे कुछ अपने विचार रखना चाह रहा हूँ। आजकल लपट के साथ उत्तराखंड के जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, इन जनपदों में एक नया यानी इससे पूर्व भी घटनाएं होती थी, परंतु उनकी संख्या बहुत कम थी। और इस समय गुलदार के अलावा उत्तराखंड में भालू का आतंक बहुत ज़्यादा हो गया है। यह एक नई समस्या है। इन विगत 3 महीनों में यह 71 आदमियों को घायल कर चुका है, जिसमें से लगभग संभवतया 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह समस्या इससे पूर्व इतने बृहत रूप में और इतने शॉर्ट टाइम पे इतने ज़्यादा कभी नहीं हुई। भालू द्वारा अब तक लगभग 75 जानवरों को मार दिया गया है, जिसमें यह रात को गौशालाएं तोड़कर पशुओं का शिकार कर रहा है। यह एक बड़ी ज्वलंत समस्या उत्तराखंड के ऊपर मंडरा रही है। यदि यही समस्या आने वाले भविष्य में इसी प्रकार चलती रही तो मुझे लगता है उत्तराखंड में पलायन बहुत अधिक होने वाला है। एक तो गुलदार और दूसरा भालू। गुलदार घर से बच्चे, महिला और पुरुषों को उठा के ले जाता था, परंतु भालू उनकी जो आर्थिकी की एक कड़ी है या आर्थिकी का जो एक जरिया है, उस पे सीधा आक्रमण कर रहा है। पहाड़ों में पशुपालन ही मुख्य रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में एक आय का साधन था, और उस पर यदि भालू द्वारा इस प्रकार से गौशालाएं तोड़कर 5-5 जानवरों को एक ही दिन में मार दिया जा रहा है, तो आप लगा लो कि उत्तराखंड निवासी एकदम त्रस्त हो गए हैं। बहुत समाचार पत्रों में और बहुत लोगों की वीडियोस में मैंने देखा कि भालू को पहली बार गोली मारने के आदेश हुए हैं। यह पहली बार नहीं बल्कि दूसरी बार है। इससे पहले नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में एक भालू के लिए परमिट आज से लगभग 10 साल पहले हो चुका है, और वो भालू उस समय मारा गया था, जिसने आर्मी वालों को, आईटीबीपी वालों को घायल किया था और गौशालाएं तोड़ के वो बड़ी बड़ी गायों को उठा के ले जाता था। उस समय भी भालू के लिए परमिट जारी हुआ था, और वो भालू आर.ओ. कल्याण सिंह कुंवर जी के द्वारा मारा गया था, जो उस समय जोशीमठ रेंज में रेंज ऑफिसर थे। तो इससे पहले भी परमिट जारी हुए हैं, ये मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ। ये भालू के लिए दूसरी बार परमिट जारी किया जा रहा है। परमिट किस क्षेत्र में जारी हुआ, केवल यही कहा जा रहा है कि देखते ही भालू को गोली मारने के आदेश हुए हैं, परंतु किस क्षेत्र में है, क्योंकि सारा उत्तराखंड जो है भालू के आक्रमणों से त्रस्त है। भालू एकदम इसी साल इतना आक्रामक क्यों हुआ, मेन सोचने का विषय ये है। बहुत सारे
वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे थे वो कह रहे थे कि टेम्परेचर बढ़ने के कारण भालू शीत निद्रा में नहीं जा पा रहे हैं। वो ठीक है, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसी साल तो एक साथ बढ़ा नहीं है। तो भालू को इससे पहले भी धीरे धीरे इस प्रकार के कार्रवाइयाँ धीरे धीरे होनी चाहिए थी और वो बढ़ जाती तो हम मान जाते ठीक है। परंतु इसी साल एकदम भालू का इतना आक्रमण होना एक सोचने का विषय है। वैसे भी यदि भालू शीत निद्रा में जाता है तो वो केवल ऊपर वाले क्षेत्रों के लिए है, जहाँ बर्फ़ गिरती है उन क्षेत्रों में भालू शीत निद्रा में जाता है। मैंने अपने लाइफ में, अपने क्षेत्र में, क्योंकि मैं भी गैरसैंण का रहने वाला हूँ और इसकी जो ऊंचाई है वो बाज़ार की 1680 और ऊपर जंगलों की लगभग 2200 मीटर तक है। जब भी जाड़ों में आप जंगलों में घूमें या बर्फ़ के टाइम पे भी आप जंगलों में यदि जा रहे हैं तो आपको भालू के पग चिन्ह वहाँ मिल जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भालू यहाँ बहुत ज़्यादा शीत निद्रा में जाता होगा। हाँ, हो सकता है ऊपरी क्षेत्र में भालू 4-4 महीने शीत निद्रा में जाते हैं और अब शायद मैं सुन रहा था कि उनकी शीत निद्रा का टाइम केवल अब 60 दिन हो गया है। इस समय भालू सबसे ज़्यादा सक्रिय क्यों हुए, इस पर मैं अपने विचार या जो मैं अपनी अनुभव के आधार पे समझ रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इस समय सबसे ज़्यादा बेमौसमी बरसात और लगातार बरसात होती रही, जिससे हमारी जो फसलें थी, क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में भालू हमारी फसलों पे अधिक निर्भर होता है। जब जंगल में जो फल या जैसे खैर के बीज हुए, ये वाले बीज या तेलंगा के हुए या खाने के लिए जो चीज़ होती है वो ऊपर की समय से पहले गिर गई। भालू को जंगलों में उगने वाली जो मशरूम है वो बहुत पौष्टिक और फायदेदायक है। यह पहले उगने के बाद लगभग 1 हफ्ते तक रहती थी। ये सड़े हुए पेड़ों पर व खड़े पेड़ों पर होती थी, परंतु बारिश अधिक होने के कारण ये मशरूम उगी और अधिक बारिश होने के कारण ये तुरंत खराब हो गई। भालू की पहुंच से ये मशरूम भी इस समय दूर हो गई, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे इस समय ओलावृष्टि भी हुई थी। जब भालू को खाना नहीं मिला तो वो अपने समय पे, जिस समय हमारे पास मंडुआ, झंगोरा इसकी फसल होती है, उस समय वो नीचे आया, परंतु उस समय तक हमारी फसलें पकी नहीं थी। जो ककड़ी या जो कद्दू हमारे यहाँ जून और उससे पहले हो जाते थे, वो सितंबर तक उन पे फल नहीं लगे। भालू को वो कद्दू या जो भी चीज़, मक्का, वो चीज़ उसको खाने को यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। भालू किसी शौक बस उसने गौशाले नहीं तोड़ी, बल्कि अपनी भूख मिटाने के लिए, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि भालू भी मांस खाता है, परंतु भालू सड़े हुए मांस की गंध को 6 किलोमीटर दूर से समझ लेता है और वह उस सड़े हुए मांस को खा लेता था। जोशीमठ और इन इलाकों पे हम पहले भी देख चुके हैं कि भालू जिंदी गायों को अटैक करके उन्हें खा लेता था, मार देता था और गायों को उठा के ले जाता था। जब भालू भूखा हुआ तो उसने गौशाले तोड़ने शुरू कर दी। उसके बाद संभवतया ये था कि
अक्टूबर नवंबर में जो जंगली भमोर जो एक फल है उसकी फसल जंगलों में हो जाती है। तो हमें ये आशा थी कि शायद भालू फिर वापस अपने जंगलों के लिए लौट जाएगा, परंतु भमोर की फसल भी इस समय ना के बराबर हुई। भालू फिर भमोर न होने से फिर भूखा रह गया और जहां वो वारदात कर रहा था वही वारदातें उसकी कंटिन्यूस होती रही। पौड़ी में लगभग एक ही गांव की मैं देख रहा था कि वहां 38 पशुओं को इस भालू द्वारा मारा गया। वातावरण में आर्द्रता ज़्यादा होने के कारण, नमी ज़्यादा होने के कारण भालू की सूंघने की शक्ति अपना आप ही कम हो गई। जो शहद या जो मधुमक्खियों के छत्ते जंगलों में होते हैं उसकी खुशबू भालू तक नहीं पहुंच पाई। मधुमक्खी का भालू बहुत शौकीन है, परंतु आर्द्रता के कारण, नमी के कारण उसे इसकी खुशबू उस तक नहीं पहुंची और वो छतों को प्राप्त नहीं कर पाया कि कहाँ ये छतें हैं। इसलिए भी भालू भूखा और गुस्से में ज़्यादा था। बांझ वाले एरिया वाले जो क्षेत्र हैं उनमें संभवतः भालू अब शांत रहेगा, क्योंकि जो बांझ का बीज है यानी ओक का जो बीज है जिसको हम बांझ का लिकवाल बोलते हैं, वो इस समय जिन पेड़ों को 2 साल से नहीं काटा गया होगा उन पे बहुत ज़्यादा ये फल इस समय दिख रहे हैं, जिनको जंगली जानवर, काखड़, शाही, भालू बड़े चाव से खाते हैं। और शीत निद्रा का मतलब है भूखे को नींद कैसे आएगी। जब तक उसको वो फैट, उसके शरीर की वो चर्बी, उसका पेट नहीं भरेगा तो उससे नींद आना संभव नहीं है। दूसरा मेन कारण है हमारे जो बड़े बड़े नगर पालिका क्षेत्र हैं, नगर क्षेत्र हैं, उनके जो कूड़ा है उस कूड़े पे सबसे ज़्यादा भालू देखे गए हैं। जोशीमठ में जब मैं 2010 में मैनेटर ऑफ जोशीमठ मेरे द्वारा मारा गया था, तो जोशीमठ के जहाँ पे कूड़ा गिराते हुए मेरे द्वारा वहाँ पे 8 भालू एक साथ रात को देखे गए थे और मेरे द्वारा उस समय उसकी वीडियोस बनाई गई थी। तो भालू को अपने नज़दीक बुलाने के लिए ये कूड़े जो घर बने हुए हैं ये भी बहुत एक प्रकार से उनके लिए एक शरणास्थली बनी हुई है। दूसरी चीज़ हम देख रहे थे कि लोग कह रहे हैं, या मैं किसी के बातों को काट नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वनों में बहुत सारा जो लोगों की गतिविधि है उसके कारण भी भालू बस्तियों की ओर आ गए हैं। दूरस्थ जंगल वाले क्षेत्रों में, जैसे जो दूरस्थ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, वनों में जो पहले लोग जाते थे उनकी संख्या अब न्यून के बराबर हो गई है। पशुपालन बहुत कम हो गया है। केवल जिनके पास भैंस है वही लोग चारा पत्ती के लिए जंगल पे जा रहे हैं। लकड़ी के लिए तो अब कोई नहीं जा रहा है, क्योंकि घरों पे सबके गैस चूल्हे लगे हुए हैं। तो गैस चूल्हे लगने के कारण जो लोग लकड़ी के लिए जंगल जाते थे उनकी आवत जावत कम हो गई है। मैं तो ये समझता हूँ कि वनों में जितने लोग कम गए हैं उसके कारण जंगली जानवर बस्तियों की ओर और बढ़े हैं। यदि जैसे पहले लोग सारे जंगल जाते थे, हो हल्ला होता था, उससे जानवर कम से कम जंगल के दूरस्थ क्षेत्र में रहते थे, परंतु जब जंगल कोई जा ही नहीं रहा है तो अपना आप ही हो गया। जो जानवर बस्ती के नज़दीक है वो बस्ती के नज़दीक ही रह रहा है। और तीसरी चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि भालू की सूंघने की शक्ति तो बहुत ज़्यादा है, परंतु भालू में देखने और सुनने की शक्ति सबसे कम है। इसीलिए यदि हम अकेले या 2 आदमी भी यदि हम चल रहे हैं तो भालू को
हमारी जो आवाज़ है, हमारे आहट है, वो पता नहीं चल पाती है। सूंघने से तो चल जाएगी, परंतु वो सुन नहीं पाता है, उतनी तेज़ उसकी सुनने की शक्ति नहीं है। इसलिए हमेशा वो मुखभेड़ में सामने दिख जाता है और वो आक्रमण कर लेता है। सबसे ज़्यादा आक्रमण बच्चे वाला भालू करता है और उसके बाद अपने बचाव के लिए भालू यदि एकदम मुंह पे मिल गया तो तब वो आक्रमण करता है। और यदि यही समस्या, ये वास्तविक समस्या दूर नहीं हुई, इसका दूरगामी सोच वन विभाग नहीं निकाल पाया और यदि ये भालू इसी प्रकार बस्तियों के नज़दीक रहे तो आने वाला समय बहुत भय कष्ट देने वाला उत्तराखंड के लिए होगा। जब तक भालू को गौशाला तोड़ने में या जहां वो वारदात कर रहा है वहां उसको डराया नहीं गया तो भालू की आदत में बदलाव होना संभव नहीं है। जिस गौशाला को वो तोड़ रहा है, ऐसी गौशाला तोड़ते समय यदि पटाखे द्वारा या उस पर फायर करके यदि उसको उस समय डराया जाता है तो भालू संभवतः अपने इस आदत को छोड़ सकता है। बचाव में कह रहे थे कि मिर्च वाला धुआं हम लगाए, उससे भालू थोड़ा दूर रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि मिर्च वाले धुएं से सबसे बेहतर जो है, जिससे भालू सबसे ज़्यादा डरता है, वो है बारूद की गंध। यदि हम छोटे छोटे पटाखे वाले या फुलझड़ी वाले इस प्रकार के चीज़ को अपनी गौशालाओं से ऊपर जलाएं, आप कह रहे होंगे गौशाला में क्यों नहीं, गौशाला से ऊपर, थोड़ा ऊपर 20-25 मीटर ऊपर जला के रात को हम धुआं करें तो हम भालू से बच सकते हैं। ऊपर का मतलब ये है कि रात को पहाड़ों में ठंडा हो जाता है, धुआं इसलिए ऊपर नहीं उठता है बल्कि नीचे की ओर ही धुआं हमेशा नीचे की ओर आएगा। यदि हम रात को कहीं धुआं लगा रहे हैं, चाहे मिर्च का लगाए चाहे बारूद किसी प्रकार के बारूद का, तो वो गौशालों से ऊपर रखें ताकि रात को जब ठंडा होगा तो वो धुआं नीचे की ओर फैलेगा और हमारे गौशालाएं जब नीचे की ओर होंगी तो उस धुएं की गंध से भालू हमारी गौशालाओं के नज़दीक नहीं आएगा। और मिर्च से ज़्यादा पावरफुल बारूद का धुआं है। एक बार आप लोग इस प्रयोग को करें, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में देखा है कि बारूद और की गंध से भालू और शाही बहुत दूर रहते हैं। भालू की सूंघने की शक्ति वैसे भी तेज है और वो बारूद वाली जो गंध है उसको बहुत जल्दी समझता है और इसलिए वो उसके नज़दीक नहीं आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको फायर किया है उससे बारूद की गंध आ रही है, बल्कि कुछ जानवरों को कुछ गंध अच्छी नहीं लगती है। यदि आप पटाखे या फुलझड़ियों का धुआं करें तो उससे भालू हमेशा दूर रहेगा। दूसरी सावधानी, जब हम बच्चों को स्कूल ले जाएं तो हम बहुत झुंड में जाएं। पहले बच्चे हंसी खुशी स्कूल के लिए जाते थे, आजकल मैं एक वीडियो चैनल पे देख रहा था कि बच्चों को अब सीटी बजानी पड़ रही है। आप लोग जितना ज़ोर से हल्ला करते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें ये ध्यान होना चाहिए कि भालू की सुनने की शक्ति कम है, इसके अनुसार ही हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए आवाज़ करते हुए और वो करते हुए जाए, तो जिससे भालू यदि हमारे नज़दीक होगा तो वो लगभग दूर भागेगा। क्योंकि अभी तक भालू पे कम से कम इतना तो है कि वो इंसान से डरता है। लेपर्ड की तरह नहीं है कि आदमखोर हो गया तो यदि वो आदमी से डरने लगेगा तो आदमी का शिकार कैसे करेगा। वो गुण अभी तक भालू में नहीं है और संभवतः मुझे लग रहा है यदि भालू इसी तरह से एग्रेसिव रहे, कहीं आने वाले भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें। हमेशा झुंड में, किसी भी जंगल में हुआ, स्कूल जाते समय हुआ, जो झाड़ी वाले क्षेत्र हैं उनमें हुआ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें
और हो सके तो हम लोग अपनी गौशालाओं के साइड भी, यदि हमारे पास बिजली की व्यवस्था है तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम बालें, जिससे हमारे जानवर भी सुरक्षित रहें। मेन जितने भी आक्रमण हो रहे हैं भालू के द्वारा, वो आक्रमण निचले वाले क्षेत्र में ज़्यादा हैं, जहाँ झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ लेंटिना है वहाँ, या ऊपर जोशीमठ वाले क्षेत्र में, जहाँ ऊपर वाले क्षेत्र में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे लोगों ने ओगल और फापर की जो फसल थी जिस पे भालू निर्भर होता था, वो फसलें बोनी बंद कर दी है। तो अपना आप ही हुआ, भालू भूखा रहेगा तो कुछ न कुछ तो खाना ही है उसको। इसलिए भालू ज़्यादा इस समय एग्रेसिव है। उसको शांत करने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको वापस जंगल खदेड़ने के लिए कुछ इस प्रकार की कार्रवाइयाँ की जाए। इसके लिए वन विभाग को दूरगामी कुछ उपाय सोचने चाहिए। जैसे जंगलों में पांगर वाले पेड़ लगाने चाहिए। जो पांगर का जो पेड़ है, जब उसके फल ज़मीन में गिरते हैं, या जब पांगर वाले, जो मैंने देखा है ऊपर वाले क्षेत्रों में जहाँ पुराने ज़माने में पांगर के पेड़ लगे हुए हैं, उन पांगर के पेड़ों के फलों को भालू बहुत चाव से खाता है। और जब उसके पास खाने के लिए वहाँ पर्याप्त मात्रा में कुछ होगा तो समझ लो कि वो वापस नहीं लौटेगा। जैसे हमारे पास तिमुला वाला पेड़ है, इन पेड़ों का भी हम जंगलों में रोपण करें। उतनी हाइट पे तो तिमुला होगा नहीं, परंतु नीचे जिन जगहों पे तिमुला हो सकता है, या नीचे वाले जैसे देवप्रयाग वाले पे उमरू है, ठीक उसी की बड़ी वैरायटी जो है वो तिमुला है। तो तिमुला जब छोटी हाइट वाले जंगलों पे हो सकता है, छोटी हाइट क्या, हमारे यहाँ तो लगभग 2000 मीटर तक तिमुला हो जाता है। तो उन पेड़ों को भी यदि हम जंगल की साइड को रोपें तो आने वाले भविष्य में जब वो फल देगा तो कम से कम भालू के लिए खाने के लिए एक फल वो भी मिल जाएगा। नहीं तो जैसे कालाबासा द्वारा, जब ये कालाबासा हमारे क्षेत्र में हुआ तो इसके द्वारा किलमोर, घिंगारू, हिसोल, जितने भी फल वाले जो छोटे पक्षियों के लिए, भालू के लिए, यहाँ तक कि जो घ्योनो हम बोलते हैं, एक जंगल में एक फल होता है और बहुत सारे फल होते हैं जंगलों में, जो छोटे छोटे फल होते हैं, भतमोलिया हुआ, इस प्रकार के अनेक फल अनेक अनेक मौसम में जंगलों में उगते हैं। परंतु जहाँ जहाँ कालाबासा हुआ, कालाबासा द्वारा इन जो फलदार या जिन जंगली जानवर या जंगली पशु पक्षी जिन फलों पर निर्भर रहते थे, उनको समाप्त कर दिया गया है। कालाबासा के अंदर जब आप लगा लो, जो किलमोड़ और घिंगारू, जिसकी बहुत घनी झाड़ियाँ हमारे पास होती थी, हमारे जंगलों में होती थी, हमारे गांव के जो गधेरे होते थे उसमें केवल यही पहले बहुत खतरनाक झाड़ियाँ इनकी बनती थी। इससे फल भी पैदा होता था और पशु पक्षी इसको बहुत चाव से खाते थे। परंतु कालाबासा के कारण ये सारी चीज़ें बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो भालू का एक आहार ये भी समाप्त हो गया है। मैं ऊपर जंगलों में देख रहा था, लगभग 2400 मीटर तक कालाबासा पैदा हो गया है। तो जहाँ कालाबासा पैदा हो रहा है वहाँ वो इस प्रकार के छोटे जो पौधे हैं जिनसे फल प्राप्त होते थे भालुओं को, वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे पास कालाबासा इसी प्रकार बढ़ता रहा तो आप लगा लो आने वाले भविष्य में बहुत सारे जो पहाड़ के पौधे हैं वो लुप्त की कगार पे होंगे। लुप्त कगार पे क्या है, लुप्ति हो चुके हैं। और हमें केवल पुराने फोटोज दिखा के ही अपने बच्चों को ये बताना पड़ेगा कि ये वाले पेड़ पहले थे, ये फल देते थे, ये किलमोड़ का है, ये घिंगारू का है, ये हिसोल है। इस प्रकार के जो पौधे हैं वो हम फोटो में ही बच्चों को दिखा पाएंगे। इसलिए इसके बारे में भी
सब लोगों को सोचना चाहिए कि जब तक काला बासा रहेगा तब तक ये जो छोटी प्रजाति के फलों वाले जो पौधे हैं हमारे पास, जंगली पौधे, ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब हमारी एक आशा और है कि जो आने वाला समय है उस समय पे काफल पे भालू वापस लौटेगा, परंतु अब काफल कितने फल देता है इस समय, क्योंकि हर साल काफल एक जैसा फल नहीं देता, एक साल कम और एक साल ज़्यादा होते हैं। तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि काफल इस समय कितना आता है, भालू काफल पे लौटता है या नहीं। एक तथ्य रखना चाहता था कि इसलिए शायद भालू इस समय ज़्यादा गुस्से में या ज़्यादा आक्रामक भालुओं के हुए, वो क्यों हुए, इसीलिए मैंने ये चीज़ें आप लोगों तक रखी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में जो चीज़ मैंने कही वो सही है, या इसमें मैं कुछ अपने विचार में कुछ जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ या जो मुझे मालूम नहीं है। आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।